नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड के पलायन या बिहार के पलायन अथवा उत्तर प्रदेश के पलायन पर कुछ टिप्स दूंगा। इससे आप और समाज दोनों मिलकर सामाजिक विघटन को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, उत्तराखंड मध्य हिमालयी राज्य में पलायन बहुत तेज़ी से हुआ। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको ज्ञात कराया कि पिछले 5 दशकों से उत्तराखंड में पलायन तेज़ी से बढ़ा है। उसी प्रकार बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पलायन हुआ, लेकिन वह कुछ सीमा तक सीमित रहा और पलायन वहाँ भी जरूर हुआ। जो मध्यम वर्ग था, रोजी रोटी के लिए शहरों की ओर अपना रुख करते आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में। यहाँ पर मैं अपना फोकस उत्तराखंड के पलायन पर अधिक करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जहाँ पर पलायन सबसे अधिक संख्या में हुआ। अब पलायन के कारण जिस प्रकार मैंने बताया कि एक यहाँ का जो है भौगोलिक परिस्थिति, विकास और सुविधाएं जैसे शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा का नहीं होना इत्यादि इत्यादि जो चीज़ें थी, जो मूलभूत जीवन के लिए ज़रूरतें हैं, उनका अभाव होना, इसका पलायन पर असर पड़ा है, तेज़ी या कम का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं कृषि, मवेशी, ग्रामीणों के, उन पर जो है उत्तराखंड में बहुत बड़ा कुठाराघात अंग्रेज करके चले गए थे। और उसको आगे बढ़ाने में भारत के जो बुद्धिजीवी थे समकालीन, 5 दशक पहले या 4 दशक पहले, 3 दशक पहले, उन्होंने भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया कि उत्तराखंड में चीड़ के वनों को लगाने में प्रोत्साहित किया, क्योंकि चीड़ के जो पौधे हैं बहुत तेज़ी से पनप सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं कि भाई हाँ, हमने काम किया है, जो वन अधिकारी हैं। तो उस समय जो है स्थिति इस प्रकार थी, दिखाने की, नेताओं को खुश करने की, देखो हमने हरियाली लगा दी है। पर लेकिन हरियाली किस प्रकार की है? क्या वो हरियाली पर्यावरण के लिए सुटेबल थी, या आज उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं, जो उसके परिणाम निकल रहे हैं आपके सामने, वो साफ दिख रहा है। जो चीड़ के 80% वनों से आच्छादित उत्तराखंड आज जो है अपनी ग्रामीण व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर चुका है। यहाँ पर सामाजिक विघटन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्या हुआ कि जो चीड़ के पेड़ लगाने से मवेशियों को पालना मुश्किल हो गया लोगों को। इसके अलावा जो है वन अधिकारियों की वन के नियम ऐसे थे कि उनको जो है, जो मवेशी पालने वाले थे, उनको बहुत मुश्किल हो गया। बकरी पालना, भेड़ पालना या गाय भैंस पालना, ये मुश्किल हो। और यहाँ तक कि जो वन के जो वन्य जीव हैं, उनका जीवन यापन भी इन चीड़ के 80% जो वनाच्छादित किया हुआ इन्होंने उत्तराखंड को, यह भी मुश्किल हो गया। वन्य जीवों को जीने का साधन बहुत दुर्लभ हो गया, क्योंकि चीड़ के पेड़ के नीचे अन्य घास नहीं जमती है। और जहाँ चीड़ का पेड़ होता है उसके नीचे या तो पिरोल, मतलब चीड़ के जो पत्ते होते हैं पतझड़ में गिर जाते हैं, उनका ढेर बन जाता है। और इसके अलावा चीड़ के वनों में आग भी तेज़ी से पकड़ती है। तेज़ी से आग पकड़ने का फ़ायदा जो वन माफिया लेते रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, वनों में तेज़ आग होना। और गर्मियों में विशेषकर यह एक भयावह स्थिति में पहुंच जाती चीड़ के वनों की आग। उत्तराखंड में आप इसको हर वर्ष देखते हैं। इस प्रकार के समस्याओं से पूरा राज्य जूझता है, वन्य प्राणी नष्ट होते हैं और वातावरण भी खराब होता है। एक मैंने जैसे पहले बताया पिछले एपिसोडों में कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चीड़ के वनों को ख़त्म करके बांज बुरांस
जिस तरह की ये बांज ओक ट्री है, मेरे पीछे एक ओक ट्री है। अब ये सदाबहार पेड़ है, इसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। दुनिया भर में इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। इससे हवाई जहाज के समकालीन हवाई जहाज़ के पार्ट से लेकर के पानी के जहाज़ के जो पार्ट हैं, समकालीन का अर्थ है कि प्राचीन समय में एक पद्धति होती थी जिसमें कि हवाई जहाज़ बनते थे। उसमें इस ओक ट्री बांज के जो पेड़ों का, बांज की लकड़ी का उपयोग काफ़ी लिखा हुआ है। मैं किसी अन्य एपिसोड में आपको बताऊंगा। जो विमान बनाने की जो प्राचीन भारत की परंपरा इत्यादि में उसका आपको मिल जाएगा उसका उल्लेख। बांज सिर्फ भारत में ही नहीं, तमाम ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप या अन्य देशों में भी पाया जाता है और यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसकी उम्र 1500 वर्ष तक होती है और 1000 वर्ष तक इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो आप देख सकते हो, मैंने बांज के बारे में पिछले एक एपिसोड में आपको बताया था कि बांज जो है कितना हितकारी या किस प्रकार से पर्यावरण के लिए या मनुष्यों की जो मवेशियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी आर्थिकी के लिए कितना लाभदायक है। इस पर तो जो है उन वनाधिकारियों ने या जो बुद्धिजीवियों, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ध्यान दिया नहीं और स्थिति ये आ गई है कि आज जो दूर यहाँ से दिखाई दे रहा है, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर सामने जो है आप ध्यान से देख सकते हो, चीड़ के पेड़ हैं और उससे फिर इधर को बांज के पेड़ हैं। तो ये सारी चीज़ें समस्या पैदा, इनका भी असर जो भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड या हिमाचल अथवा पश्चिमी नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है उस पर पड़ा है। और क्या हुआ कि तमाम लोग पलायन करने को मजबूर हुए कि उनकी आर्थिकी जब रोजी रोटी के साधन छीनना शुरू कर दिया और चीड़ के पेड़ों ने इस रोजी रोटी के साधन को छीना। हम चीड़ को भी नैतिक तौर पर पलायन के लिए जिम्मेदार बता सकते हैं। इसके अलावा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं का ना होना, मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा का नहीं होना, जिस तरह से दुनिया की जो स्पीड बढ़ रही है उन्नति की ओर, उस तरह से ये लोग, यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग समझ गए थे कि हम इसमें पिछड़ जाएंगे और हमको इसके लिए पलायन करना पड़ेगा, विशेषकर बच्चों की शिक्षा के लिए। इसके जो परिणाम हुए, जिस प्रकार से जब पलायन हुआ, पलायन में जब पीछे बहुत छूट गया, दर्द छूट गया, जो पलायन करने योग्य नहीं थे लोग वो यहाँ रह गए। वो स्थिति ये हो गई कि एक गांव में एक परिवार और कहीं कहीं तो सिर्फ एक नागरिक ही एक गांव में मिला और इसका फ़ायदा जो है पड़ोसी देश म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या ने उठाना शुरू कर दिया है। कई गांव में, उत्तराखंड के कई भीड़ गांव में रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो चुकी है और यहाँ का जो प्रशासन है आज भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अगर इनको कोई यहाँ का पत्रकार हो या यहाँ बुद्धिजीवी हो इस विषय पर ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करता है तो वो एक मजाक या मखौल का विषय बन जाता है और उसको बोलते हुए आप बताइए कि कहाँ पर ये हो रहा है। अगर बताएं तो वो अपनी कन्नी काट जाते हैं कि प्रशासनिक और राजनीति के कई समस्याएं पैदा स्वतः ही खड़ी हो जाती हैं। ये सारी समस्याएं हैं, सरकार नहीं कर सकती है, यह यहाँ की जनता को करना पड़ेगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसके लिए मजबूर करना पड़ेगा कि यहाँ पर घुसपैठ कम हो और पलायन कम हो। मित्रों, आज ज़रूर कोरोना के बाद एक जागरूकता आई है उत्तराखंड के लोगों में। बहुत सारे गांव में लोग रिवर्स पलायन की ओर कदम रख करके बढ़े हैं। मैं भी उसमें एक हूँ। मैं भी शहरों में ज़िंदगी अच्छी गुजारी है और मैं भी रिवर्स पलायन की बात की है। शहरों के अलावा हमारी आत्माएं गांव में रहती हैं और गांव का जो है उद्धार भी हमको करना चाहिए। गांव का विकास जिस प्रकार से पलायन करके फ़ायदा उठाने के लिए
लोग गए हैं। आज स्थिति ये पैदा करनी पड़ेगी कि गांव के विकास के लिए, यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए रिवर्स पलायन का होना ज़रूरी है। सरकारें ये कुछ नहीं कर सकती हैं। नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर अगले नेता आते हैं, वो भी वोट लेकर चला जाते हैं। समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। इसलिए मित्रों, हमारी आपसे यही एक प्रकार से प्रार्थना है, गुजारिश है, जो भी समझे आप, कि आप पलायन को बढ़ावा न दें और रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करें। जो लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं उनका साथ दें, और साथ साथ उत्तराखंड की या अन्य राज्य जो बिहार, उत्तर प्रदेश में भी यही इसी प्रकार की समस्याएं हैं, उनको भी, उन पलायनकर्ताओं को भी, अगर वो रिवर्स पलायन करते हैं तो प्रोत्साहित करें। इससे क्या होगा कि उनकी भी समस्याएं दूर होंगी और देश की समस्या भी दूर होगी। आप हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और शेयर करते रहें। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।